अमृत अभी घर जा रहे थे, कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में चले गए। उनके दिमाग में उस लड़की का ख्याल जा ही नहीं रहा था, उसके बारे में वो सोच रहे थे। जब अमृत ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चीखता हुआ चेहरा जो काफी दर्द में थी। वो लड़की खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। उसे याद करते ही अमृत की आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। अगर इस वक्त उसके सामने वो लोग होते तो अमृत किसी की भी सांसें उनके पास नहीं रहने देता। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में छोटा सा घर, जिसमें एक औरत दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। वो अपना सीना पीटते हुए अपने सामने ही बैठे पति से बोली, मैं ना कहती थी, ये लड़की एक दिन जरूर कोई गुल खिलाएगी। देख लिया ना आपने, खुल गई आपकी आंखें। देख लिया आपने, आखिर आज भाग ही गई। आप ही बड़ा उसके पीछे मेरे से लड़ जाते थे। कशिश पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने दो। खाने के लिए एक दाना नहीं है घर में, लेकिन उस आवारा लड़की को पढ़ाना है। देख लिया ना अपनी कशिश का खेल, गई अपने आशिक के साथ और भेजो उसे कॉलेज पढ़ने के लिए। वो औरत कशिश की चाची विमला थी, जो कि कशिश को नापसंद करती थी। तभी उसके पास ही बैठा उसका पति कमलेश बोला, वो पढ़ना चाहती थी तो मैं क्या करता। मुझे क्या पता था कि वो कुछ ऐसी हरकत करेगी। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। वो औरत अपना माथा पीटते हुए बोली, इस मर्द का कुछ नहीं हो सकता। अभी भी इसको ऐसा लग रहा है कि वो आवारा लड़की मुसीबत में है। गई वो लड़की अपने आशिक के साथ गुलच्छरे उड़ाने। मेरा तो छोड़ो, मैं तो उसकी चाची हूँ, लेकिन आप तो उसके सगे चाचा हैं ना। आपकी इज्जत का कोई लिहाज नहीं किया उस लड़की ने। पूरे गांव भर में हमारी इज्जत उतार कर चली गई। वो मुसीबत में नहीं होगी, बल्कि कहीं अपना मुंह काला करवा रही होगी। ये बोलते हुए वो झूठ मूठ का रोने लगी। वो अपनी तिरछी नजरों से अपने पति की तरफ देख रही थी और इसके साथ ही उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई, लेकिन वो फिर से रोने लगी। कमलेश और विमला ये दोनों ही कशिश के चाची चाची थे, जिन्होंने कशिश को पाल पोस कर बड़ा किया। विमला हमेशा ही कशिश के पढ़ने के खिलाफ थी। कशिश की पढ़ाई की वजह से वो हमेशा ही कमलेश से लड़ती झगड़ती रहती थी। जबकि कशिश घर का हर एक काम करके ही कॉलेज जाती थी और शाम में आने के बाद भी सारा काम करती थी। यहाँ तक कि विमला कशिश के लिए दोपहर तक का बर्तन भी धोने के लिए रहने देती थी। लेकिन कशिश ने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। वो बल्कि ये मानती थी कि आखिर उसके माँ बाप के मर जाने के बाद उन्होंने ही तो उसे पाला है। लेकिन उसके कुछ ना बोलने पर भी विमला उसे कई बातें और गालियां देती थी। कभी कभी तो वो कशिश को आते देख बर्तन धोने लगती थी, और अगर कशिश कहती, चाची जी ये आप क्या कर रही है, छोड़िए मैं आ ही रही थी ना, मैं धो देती हूँ ना, इस बात पर भी विमला उसे मारने लगती थी कि क्यों महारानी, तुम क्यों ये जूठे बर्तन धोओगी, तुम तो पढ़ाई करोगी ना, आखिर तुम महारानी जो हो। ये सब कहते हुए वो कशिश को मारने लग जाती थी। लेकिन कशिश अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालती थी, कहीं उसकी वजह से आस पड़ोस के लोग विमला पर उंगली ना उठाए, और इसी बात का फायदा विमला उठाती थी उसे मारकर। प्रेजेंट टाइम रात के 1 बज रहे थे। अपनी मां को रोता सुन उसका छोटा सा बेटा रोहित, जो 10 साल का था, उसकी नींद खुल गई। वो बाहर अपनी मां के पास आया और उनसे पूछते हुए बोला, मां दीदी कहाँ है? वो आज घर नहीं आई क्या? उन्होंने खाना खाया होगा ना? तभी उसे पकड़कर ले जाते हुए विमला बोली, एक मेरे अलावा इस घर में सबको उसी की फिक्र है, और मैं जो रो रही हूँ वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद विमला ने रोहित के हाथ को उसे ले जाकर बेड पर सुला दिया और बोली, सो जा, और कोई जरूरत नहीं है उस कलमुही का नाम लेने की, वरना मैं तुझे मारूंगी, समझ आया तुझे? उसकी डांट सुन रोहित ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। एक छोटा सा बच्चा कशिश के खाने की फिक्र कर रहा था, क्योंकि उसने अक्सर उसे भूखे पेट सोते देखा था। तो वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटी कशिश एक बेजान सी थी, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों की पुतलियां हिली। उसे वही सब दरिंदगी याद आने लगी जो उसके साथ उन दरिंदों ने किया, और इसके साथ ही वो चीखते हुए उठकर बैठ गई। वो रोते हुए बोलने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे
छोड़ दो। ये सब कहते हुए वो बेड से उतरने लगी थी। उसने अपने हाथ में लगे सभी चीजों को नोच कर हटा दिया था। लेकिन तभी दो नर्स दौड़ते हुए अंदर आए और कशिश की हालत देख उन दोनों ने ही उसे रोका और उसके करीब जाने लगी। लेकिन कशिश का तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। वो अच्छे बुरे की समझ भूल गई थी। या यूं कह लो कि कभी उसके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं तो वो किसी को भी अच्छा कैसे मानेगी। वो पीछे हटते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे का करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। ये कहते हुए कशिश पीछे हट रही थी। वो नस को भी हाथ लगाने नहीं दे रही थी। तभी एक नस बोली, देखो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, हम नस है और तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, मेरी बात मानो। ये कहकर वो नस उसकी तरफ बढ़ने लगी। कशिश चीखते हुए बोली, मेरे करीब मत आना, वरना मैं खुद को जान से मार दूंगी, मेरे करीब मत आना। ये कहकर कशिश दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर तान्या आई और उसने कशिश की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे कशिश तुरंत निढाल हो गई। दोनों नर्स दौड़ते हुए उसके पास गई और कशिश को संभालते हुए बेड पर ले आई। उन्होंने दोबारा उसे ड्रिप लगा दी। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन, अमृत अपने बेड पर सोया हुआ था। उसने काफी सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसके जहन से कशिश वाली बात निकल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए किसी लड़की को याद करने लगा। 5 या 6 महीने पहले अमृत इस वक्त सिग्नल पर अपनी गाड़ी रोके खड़ा था। तभी उसकी नज़र अपने साइड मिरर पर गई जहां उसे कुछ लड़कियां आती हुई दिखाई दी। वो सभी लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन उनके साथ ही आ रही एक लड़की एकदम शांत सी और चुप चुप सी थी, जैसे अगर उसने मुस्कुरा दिया तो कहीं कोई उसकी हंसी ना चुरा ले। उसके उदास चेहरे को देखते ही अमृत की नज़रें उस पर ही ठहर गई। वो उसकी खूबसूरती का शिकार हो गया था। वही वो लड़कियां जो आ रही थी, उनमें से एक लड़की बोली जिसका नाम काजल था, यार कशिश अगर तू जरा सा मुस्कुरा देगी तो तेरा क्या चला जाएगा, वैसे भी हमारी जिंदगी तो झंड हो रखी है, सारे लड़के तो तेरी खूबसूरती के आगे हमें तो देखते तक नहीं और तू है कि हमेशा अपना मुंह सड़ाए रखती है। उसकी बात सुन कशिश ने कुछ नहीं कहा। तभी उसी की दूसरी दोस्त बोली, हाँ यार कशिश, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है, तू मुस्कुराती क्यों नहीं? और अगर सच में हम अगर तेरे जैसे खूबसूरत होते ना तो हम एक साथ 2-4 लड़के घुमाते। उसकी इसी बात पर सभी लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे तो वही कशिश तो जैसे मूर्त ही बनी हुई थी। वो अपने मन में ही बोली, मुस्कुराने की वजह भी तो हमारे पास होनी चाहिए ना। उसे तो ये भी नहीं पता था कि हंसना या खुशी किसे कहते हैं। बचपन से ही उसने हर मोड़ पर दुख ही उठाया था। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ गई। वही अमृत उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था क्योंकि वो उनसे दूर था। लेकिन अमृत में तो जैसे कशिश की खूबसूरती और उदासी की माया पूरी तरह से हो गई थी। उसकी नज़र कशिश की खूबसूरती की कशिश से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कशिश को करीब से जानना चाहता था, उसकी उदासी दूर कर उसे मुस्कुराहट देना चाहता था। सिग्नल हट चुका था। पीछे से जब गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आई तो अमृत माया जाल से बाहर आया और उसने अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन उसकी याद में तो कशिश अब बस चुकी थी। ये सब याद करते हुए अमृत एक गहरी नींद में चला गया था और कशिश के साथ कई सुनहरे सपने सजाने लगा था। लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसके वो सपने सजा रहा है वो वही लड़की है जिसने उसे आज हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और उसकी कशिश तो हैवानों की हैवानियत का शिकार हो चुकी है। कशिश जब गाड़ी के आगे आई तो उसके सर पर चोट लग गई थी, जिससे काफी खून बह गया था और वो पूरा खून उसके चेहरे पर लग चुका था। इसलिए अमृत जब उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया तो वो उसके चेहरे को देख नहीं पाया और उसके बदन में एक भी कपड़ा ना होने की वजह से अमृत उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आगे जारी है। क्या अमृत कभी जान पाएगा कशिश की सच्चाई? और क्या अमृत उसे उसकी सच्चाई के साथ अपना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बदकिरदार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।